हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। एंड जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि एयर हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेशल द लिविंग विंग्स जो हैं उनके लिए अर्थ पे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो विदाउट एयर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जो एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे क्या है और किस तरीके से वो हमारे लिए यूज़फुल है। एवरीथिंग वी रीड इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने ये जियो पढ़ रहे हैं, जियो के अंदर आप जो फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट ये जो पूरा आप पैटर्न देख रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर में हम लैंड पढ़ चुके हैं, अबाउट ऑफ इंटीरियर आउटसाइड व्हाट अबाउट, तो हम लैंड के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, हम एटमॉस्फेयर एक लेयर जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ऑफ क्या है, एक ब्लैंकेट लाइक का एयर है, यानी हवा का एक चारों तरफ आवरण है अर्थ के, मतलब अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है हवा ने, तो वो एटमॉस्फेयर है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे वो डिपेंड करती हैं ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल, यानी एटमॉस्फेयर यानी एयर, और उस पर ही डिपेंड करती हैं अपनी लाइफ की सर्वाइव करने के लिए। प्रोवाइड अस द एयर द ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे। एटमॉस्फेयर हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दैट इज़ द सिंपल के एक तो ब्रीथ के लिए एयर आपको चाहिए होती है, दूसरा कि जो हार्मफुल इफेक्ट सन की जो सोलर इंसुलेशन जो हार्मफुल रेज आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर का क्या कर लेता है, उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है। अभी अभी आगे पढ़ेंगे टॉपिक में कि जो ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल जो रेज हैं उसको अर्थ पे एंटर करने से रोक लेती हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, हवा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। नेक्स्ट इज़ अगर हम देखें तो स्टूडेंट वी वुड बी वेक अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये नहीं होगी, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं होगा एयर यानी एटमॉस्फेयर, तो दैट इज़ द मीन्स डे में आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सिक जाएंगे, बेक हो जाएंगे, बिकॉज द सन की जो स्क्रॉचिंग हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है और कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होगी तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसी तरीके से जैसे गेट फ्रोज़न, यानी आपको पता है डे एंड नाइट क्या होता है, वो चेंज होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होते हैं, तो जब वो सन की रेज आ रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अर्थ के अंदर आके यहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि जो एयर का एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है अराउंड ऑफ अर्थ, वो बाहर नहीं जाने देता है हीट को। ठीक है, अर्थ को जो अर्थ से बाहर हीट नहीं जा रही है, जैसे मानो आपने ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो और ब्लैंकेट अगर आप कोई चीज़ कवर कर लेते हो तो बाहर से हवा अंदर नहीं आती है, तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर को क्या बोला है, ब्लैंकेट है, और ब्लैंकेट एयर को एंटर नहीं करने देती है और वो अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से रात में भी आपको वो हीट क्या होती है, महसूस होती है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिन और रात होते हैं, तो रात में तो हीट होती, लेकिन दिन में क्या हो जाता, फ्रोज़न हो जाता, यानी आप बर्फ़ की तरह जम जाते, क्योंकि हीट अंदर नहीं होती। लेकिन ब्लैंकेट यानी एटमॉस्फेयर की वजह से हीट अंदर है, और हीट अंदर होने की वजह से वो आपको फ्रोज़न वाली कंडीशन नहीं आती है। क्योंकि रात में तो आपको सनलाइट मिलेगी नहीं, लेकिन सन लाइट नहीं है, लेकिन सन की जो रेज जो आई थी, जो हीट छोड़ के गई हैं, वो वहीं पर हैं। तो ये जो फेनोमेनन देखने को मिलता है, दैट इज़ द कॉजेज बाय द डे एंड नाइट एंड द सन रेज, एंड आफ्टर ऑल द everything is depend on the atmosphere protection, we are called atmosphere of the blanket, यानी हम उसको air of blanket कह सकते हैं, जो कि ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन कह सकते हैं, जो कि हमें हार्मफुल रेज से बचाता है और फ्रोज़न होने से बचाता है और ज़्यादा हीट स्क्रॉचिंग हीट होने से भी हमें बचाता है। एंड व्हाट इज़ दिस, ये आपका ड्यून्यू फैक्ट में दे रखा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि वो ट्रैपिंग हीट होती है एंड रेडिएट फ्रॉम द अर्थ।
ठीक है, जो अर्थ के अंदर क्या करती है, वो हीट ट्रैप हो जाती है। और किस तरीके से, जिस तरीके से मानो ये एक, आप समझ सकते हैं, पूरे दिन भर आप देखते हैं, जैसे कि जून का महीने ही समझ लो, बहुत गर्मी होती है और सन जो डायरेक्ट हमारे ओवर हेड होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट की होने की वजह से जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं। या फिर जो ग्लासेस के, आपने बहुत सारे ऑफिस देखे होंगे, तो ग्लासेस होने की वजह से वो सारी हीट क्या हो जाती है, अंदर आती है और ट्रैप हो जाती है, यानी वो बाहर नहीं जा पाती और रूम हमें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत ही गर्म लगते हैं। तो अब जब हीट अंदर ट्रैप हो गई है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ट्रैपिंग हीट जो CO2 है एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी है और ट्रैप हो गई है सनलाइट से जो आई है रेज, और या फिर CO2 जो इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, तो हीट ट्रैपिंग होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बट अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो विदाउट अर्थ कुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। जैसे कि मैंने भी बताया कि हीट अगर नहीं होगी तो नाइट में आप फ्रोज़न वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या हीट नहीं मिलेगी, क्योंकि सनलाइट तो होगा नहीं। तो वो कंडीशन इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाएगी कि जब बिल्कुल हीट नहीं होगी तो आपको बहुत ठंड लगेगी और बिल्कुल बर्फ़ से जम जाने वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे ही सिचुएशन ना हो तो इसके ये अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने यही बोला, विदाउट इन द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड, यानी इसके बिना अगर आप देखें तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि बहुत ठंड लगेगी। व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज़, लेकिन अगर ज़्यादा लेवल बढ़ गया CO2 का तो वो भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वैसे बढ़ ही रहा है, क्योंकि फैक्ट्री स्मोक, कार की फ्यूम्स, जो धुआं है या बहुत ज़्यादा हीट जो इंक्रीज़ हो रही है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, जो एक ग्लो वार्मिंग वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ग्लो वार्मिंग का मतलब क्या होता है, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जहाँ पे स्नो वाला जो एरिया हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे स्नो कोल्डेस्ट एरिया है, वहाँ स्नो मेल्ट हो रही है, सी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि वो मेल्ट होके क्या होती है, समुद्र में गिरती है। जो आइस के बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं वो किस में गिर जाते हैं, समुद्र में गिरते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे कोस्टल एरिया में फ्लड आती है। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज भी आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट एनिमल एक एक्सटिंक्शन लंबे समय से क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग था, जो कि एक इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना भी हमारे लिए क्या है, एक डेंजर कंडीशन है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, वो किससे मिलकर बना है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आप जानते हैं जब आप ब्रीथ करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं जो आप इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 गैस हैं वी टेक एंड विच मेक, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो 2 गैसेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वान्टिटीज़, ये थोड़ी सी कम क्वान्टिटी में हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा गैसेस जो दूसरे भी हैं, या टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं। जैसे कि इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और 21 क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन 0.93 एंड ऑल अदर 0.4 जो दूसरी गैसेस हैं। तो यहाँ पे बोला है नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। एंड यू गिव जो चार्ट दे रखा है, गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर, यहाँ पे अलग अलग एयर का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रखा है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का अपने लंग्स में हमारे जाता है, बट हम उसको एक्सहेल भी कर देते हैं, बाहर भी वो आ जाता है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक, बट वो कभी भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द एयर, यानी अपने आप वो नहीं ले सकते हैं।
लाइक अ बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल रूट ऑफ द सम प्लांट। जैसे कि मानो जो ऑलरेडी सॉइल्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं और रूट के थ्रू प्लांट्स में फिर वो जो नाइट्रोजन होती है उस एयर को उस एयर से जो नाइट्रोजन होती है उसको वो चेंज कर लेते हैं प्लांट्स अपने अकॉर्डिंग, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। राइजोबियम एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन लेता है और जो रूट में ऑक्सीजन लेने के बाद उसको रूट के थ्रू चेंज करके और प्लांटेशन के लिए एक उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़फुल बना सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट पेलेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन भी एक सेकेंड पेलेंटीफुल है आफ्टर द नाइट्रोजन। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स हैं, ये पूरा एक इंटरडिपेंडेंट ईच अदर है, यानी एक पूरा एक लेवल है। ग्रीन प्लांट्स किस पे डिपेंड है? ह्यूमन और एनिमल पे, और ह्यूमन एनिमल डिपेंड है ग्रीन प्लांट्स पे। वाई? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस का जो टाइम होता है उसमें ऑक्सीजन बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ह्यूमन और एनिमल जो ऑक्सीजन वो एयर से ले रहे हैं वो ब्रीथ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ह्यूमन क्या कर रहे हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं अगर वो फोटोसिंथेसिस बनाते हुए ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या ले लेते हैं? CO2। ठीक है, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, प्लांट्स जो रिलीज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन ले लेता है या एनिमल, और ह्यूमन एनिमल जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है वो प्लांट ले लेते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल CO2 को रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट यूज़ करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन को O2 को रिलीज़ करते हैं, वो एनिमल और ह्यूमन यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द डिपेंड ऑन ईच अदर, और इसी तरीके से बैलेंस बना रहता है। एंड इफ़ वी कट ट्री देन द बैलेंस डिस्टर्ब। अगर हम इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहेंगे तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इन दिस वे, इसी तरीके से प्लांट की वजह से ही ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कंस्टेंट बनी हुई है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स ही ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्लांट्स नहीं होंगे तो जो एयर में ऑक्सीजन है वो नहीं रह पाएगी। तो ये मेन रीज़न है। एंड नेक्स्ट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट अनदर गैस है, जैसे हमने नाइट्रोजन पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा। Green plant use carbon dioxide to make their food, release oxygen, and human animal release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by the human and animal seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ह्यूमन एनिमल क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। सिंपल इज़ दैट कि एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है दोनों में। However, the balance is upset by burning of fuels, coal, oil, and the millions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. यानी बैलेंस अब ख़राब भी हो रहा है, क्योंकि इतना फ्यूल की वजह से, कोयले की वजह से, ऑयल की वजह से जो धुआं इंक्रीज़ हो रहा है, और मिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है हर साल एटमॉस्फेयर में। तो रिज़ल्ट क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से इफेक्टिंग हो रहा है क्लाइमेट और वेदर, और क्लाइमेट इफ़ेक्ट होने की वजह से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम देख सकते हैं और डे बाय डे देख भी रहे हैं। यहाँ पे एक ड्यूनो फैक्ट में दे रखा है स्टूडेंट, जो आपको जानना ज़रूरी भी है। जो एयर अगर हीट होती है तो वो बहुत हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज अप होना स्टार्ट करती है, लेकिन अगर एयर कोल्ड है तो वो डेंसर होती है और हैवी होती है, मतलब भारी हो जाती है, और वो इतनी ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ सेटल डाउन होती, सिंक डाउन होती है, नीचे की तरफ चलेगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। एंड हॉट एयर राइज कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप। ये एक साइकिल की तरह चलता है। जैसे मानो एयर है, ठीक है, हॉट एयर ऊपर चलेगी तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। लैंड से जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, राइज अप हो रही है, तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया। लेकिन जो कोल्ड एयर है तो वो जल्दी से वो यहाँ पे, जहाँ पे वॉक्यूम अभी बना है, खाली स्पेस बना है, तो कोल्ड एयर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ से ये एयर मासेस राइज अप होते हैं तो वहीं पे कोल्ड एयर जाके क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहती है। एयर मासेस ऊपर जाते हैं तो जो हैवी
कोल्ड डेंसर हैवी एयर होती है वो वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाती है जहाँ से एयर मासेस राइज अप हो गए हैं। तो ये एक सर्कुलेशन चलता रहता है कि एयर मासेस अप हो गए और ये सिंक डाउन हो गई है, हैवी एयर दूसरे प्लेस से आ रही है, मतलब जा रही है और आ रही है। तो ये एक साइकिल एयर का चल रहा होता है। इस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा है कि एयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एयर, डू न्यू फैक्ट समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि उस जिस तरीके से हमने अर्थ की लेयर पढ़ी थी इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।